हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, प्रजनन तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मादा जनन अंग के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम पुरुष प्रजनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। तो इसके अंग जो हैं वो मैंने इसको यहाँ पे बनाया हुआ है और सारे इनके जो पार्ट हैं उनका नाम भी लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले होते हैं वृषण या शुक्र ग्रंथियाँ, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में टेस्टिस। ये जो वृषण होते हैं दो छोटी छोटी कोमल अंडाकार रचनाएं हैं जो उदर के बाहर नीचे की ओर दोनों जांघों के बीच मूत्रेंद्रिय के पीछे की ओर लटकी रहती हैं। दोनों वृषण एक थैली में सुरक्षित रहते हैं जो कि विभिन्न उत्तकीय परतों की बनी होती हैं। इस थैली के आवरण को अंडकोश या वृषण कोश सैक्रोटम कहते हैं। ये इसमें जो इसको सेफ रखते हैं सैक्रोटम, इन्हें वृषण कोश कहते हैं। प्रत्येक शुक्र ग्रंथि में अंदर की ओर कई त्रिकोणीय आकार के कोष्ठ होते हैं जिनको शुक्र नलिकाएं कहते हैं। वृषण की साधारण लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। दोनों वृषण में एक एक शुक्र नलिका आकर खुलती है। ये शुक्र नलिका है शुक्रवाहिनी। इस प्रणाली द्वारा वीर्य यानी सीमन मूत्र मार्ग में पहुंचकर सहवास के समय गर्भाशय तक पहुंचता है। बच्चों, जो स्त्री में और जो मूत्र मार्ग और योनि द्वार अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मेल का होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें मूत्र मार्ग और जो इसमें सीमन आता है तो वो एक ही मार्ग से होते हैं, क्योंकि इस प्रणाली में वीर्य और मूत्र मार्ग में पहुंचकर सहवास करने के समय गर्भाशय तक पहुंचता है, तो एक ही मार्ग से आते हैं। प्रत्येक शुक्र ग्रंथि के कोष्ठों में हजारों की संख्या में शुक्राणु बनते हैं। प्रत्येक शुक्राणु के सिर पर एक गोलाकार कोशिका होती है जिसमें केंद्रक और जीव द्रव्य होता है और नीचे एक लंबी पूंछ होती है। उसका भी चित्र मैं दिखा दूंगी बच्चों कि कैसा होता है शुक्र या जिसे स्पर्म कहते हैं। शुक्रवाहिनी, तो ये टेस्टिस में ही शुक्र का निर्माण होता है और जो एपिडाइमस है तो उससे इसको यहाँ पे ये परिपक्व होके आ जाता है, उसे पोषण मिलता है। प्रत्येक शुक्र ग्रंथि से एक मोटी लंबी नली निकलकर उदर गुहा में आती है। इस नली को हम कहते हैं, ये नली है, इस नली को कहते हैं शुक्रवाहिनी। इसका संबंध एक ओर शुक्र ग्रंथियों से और दूसरी ओर शुक्राशय से होता है। एक ओर तो ये शुक्र से होता और यहाँ पे ये शुक्राशय से होता है, ये शुक्राशय है। इन नलिकाओं द्वारा शुक्राणु विक्षेपण नलिका में पहुँचते हैं। शुक्राशय देखते हैं, यहाँ पे शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल। मूत्राशय की ग्रीवा के पीछे बच्चों ये मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय की ग्रीवा के पीछे स्थित छोटी छोटी 2 ग्रंथियां शुक्राशय कहलाती हैं। इनका कार्य शुक्र ग्रंथियों से शुक्रवाहक द्वारा आए हुए शुक्राणुओं वाले शुक्र रस को जमा करना है। यहाँ से जो शुक्र रस आया था तो उसको जमा करेंगे हम यहाँ पे जमा होता है। जब यह शुक्र रस भर जाता है तब धीरे धीरे स्वयं खाली होने लगता है। प्रोस्टेट ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। यह मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इसको पुरुषस्थ ग्रंथि भी कहते हैं। इससे एक तरल क्षारीय द्रव्य स्रावित होता है जो शुक्राणुओं का पोषण करने के साथ साथ पुरुष की मूत्रेंद्रिय और स्त्री की योनि में शुक्राणुओं की रक्षा करता है। यहाँ पे इसको जो सीमन है तो उसके न्यूट्रिशन के लिए जो पदार्थ मिलते हैं। विक्षेपण नलिका, ये विक्षेपण नलिका है जो कि शुक्राशय से आई है।
शुक्राशय से एक पतली नली निकलकर प्रोस्टेट ग्रंथि से होती हुई मूत्र मार्ग में खुलती है। यह नली शुक्राशय में एकत्रित शुक्र रस और उसमें उपस्थित शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग के उस भाग में लाती है जो प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर गुजरती है। यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखिए इसमें शुक्राशय एपिडिटाइमस और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्रावों से वीर्य का निर्माण होता है। इसकी एक बूंद में अनगिनत शुक्राणु होते हैं। तो एक तो शुक्र को यानी सीमन को स्पर्म को यहाँ से पोषण मिल रहा था, और जब ये स्पर्म यहाँ पे आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, सीमन, क्योंकि उसमें द्रव मिल जाता है पोषण के लिए। और जो कहाँ से मिलता है, यहाँ ये शुक्राशय से भी प्राप्त होता है। मूत्र मार्ग या जनन अंग, ये मूत्र मार्ग और जनन अंग है। इस अंग को सिसन भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 3-4 इंच होती है। पुरुषों में मूत्र त्यागने, शुक्र रस निकलने तथा मैथुन का कार्य सिसन ही करता है। मैथुन के समय यह अधिक मोटा, लंबा व कड़ा हो जाता है। सिसन में 3 दंडिकाएं होती हैं, 2 दंडिकाएं ऊपर की ओर तथा तीसरी दोनों के नीचे की ओर होती हैं। प्रथम और द्वितीय को सिसन दंडिका तथा तीसरी को मूत्र दंडिका कहते हैं। सिसन के ऊपरी भाग को लिंग ग्रंथि कहते हैं। तीनों दंडिकाएं ग्रहर्षक ऊतकों से बनी होती है। इसमें रुधिर कोशिकाएं और नाड़ी तंतु होते हैं। सिसन के ऊपर आगे पीछे हटने वाली त्वचा होती है। सिसन द्वारा स्त्री की योनि में शुक्र रस और उसमें उपस्थित शुक्राणु डालने का कार्य किया जाता है। इसी से सीमन फिर बाहर निकलेगा जो कि योनि मार्ग में पहुंचाया जाएगा मेल द्वारा, और उसी से वो जो स्पर्म निकलेंगे तो अगर उन्हें ओवम से कांटेक्ट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद जाइगोट बनता है, और जो जाइगोट है वही गर्भाशय में भ्रूण के रूप में स्थापित हो जाता है और 9 महीने तक वहीं पे उसका पोषण होता है। वैसे तो पुरुष में जन्म से ही प्रजनन संस्थान के सभी अंग विद्यमान होते हैं, परंतु प्रारंभ में ये अंग क्रियाशील नहीं होते तथा इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती। किशोर अवस्था आने पर प्रजनन अंगों में परिपक्वता आने लगती है तथा ये क्रियाशील होने लगते हैं। शरीर की विभिन्न ग्रंथियों से होने वाले हार्मोन के हिसाब से ही प्रजनन तंत्र सक्रिय होता है। जब किशोरावस्था आती है तो उसी के बाद जो कुछ जो हमारे हार्मोन्स हैं शरीर से वो स्रावित होने लगते हैं, और उन्हीं से जो सेक्स के जो सिम्टम हैं दिखाई देने लगते हैं। गर्ल्स में अलग दिखाई देते हैं और जो पुरुष है, बॉय है, उसमें अलग दिखाई देते हैं। इसमें मैं आपको स्पर्म का चित्र और दिखा देती हूँ।